और आज के इस एस्टिमेशन की क्लास में हम पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे जो हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा पिछला टॉपिक था इसको हम ज़हन नशी कर लेते हैं थोड़ा। लेकिन हम बात कर रहे थे एक्चुअली जो टेंडर लेने का, निविदाएँ देने का क्या प्रोसीजर होता है। उसमें हम एक बात कर रहे थे कि जो भी इंटरेस्टेड जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो जो एक परफॉर्मा होता है, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करने की, उनको निविदाएँ कहते हैं। और वो उस निविदा के साथ में कुछ मनी देते हैं जो जिसको हम, और जो इस बात का इंडिकेटर होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो वाकई इस काम के लिए सीरियस है। और उस मनी को हम उस मनी को हम धरोहर मनी कहते थे। और जब वो और होता क्या है, और जब कॉन्ट्रैक्टर वो सपोज़ करेंगे कई कॉन्ट्रैक्ट जब आ जाते हैं तो जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाता है उनकी जो सिक्योरिटी जो मनी है वो अर्नेस्ट मनी वो वापस कर दी जाती है। ठीक है गाइस, तो आज हम इसको, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी मनी को हम देखेंगे जिस ठेकेदार की निविदाएँ स्वीकार कर ली जाती हैं उसे सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है। ये इस बात की गारंटी होती है कि ठेकेदार कार्य को निर्धारित समय के भीतर विभागीय विशिष्टियों के अनुसार सभी शर्तों का पालन करते हुए संतोषजनक ढंग से पूर्ण करेगा और उसके द्वारा विभाग को हुई कोई क्षतिपूर्ति कर देगा। कहने का मतलब ये कि जो अर्नेस्ट मनी के अलावा जब कॉन्ट्रैक्ट जिस कॉन्ट्रैक्ट को मिल जाता है तो कुछ उसको सिक्योरिटी मनी देना पड़ती है, जो कि किस बात की ज़मानत होती है। वो ज़मानत इस बात की होती है कि जो भी जो टाइम पीरियड जो फिक्स किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, वो उसी टाइम पीरियड में उस काम को ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। और जो स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं, जैसे हमने कि पिछली जो पहली हमारी क्लास थी उसमें हमने स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की थी कि जो डीपीसी के कुछ अलग स्टैंडर्ड्स हैं और जो नीव का कार्य है उसके अलग स्टैंडर्ड्स हैं। तो डिपार्टमेंट ने जो स्टैंडर्ड तय किए हुए हैं काम को बेहतर बनाने के लिए, वो उनको फॉलो करेगा। और अगर इसी बीच में कोई अगर नुकसान होता है तो या तो नुकसान इस तरह से हो सकता है कि जो टाइम पीरियड जो फिक्स है उससे ज़्यादा टाइम वो ले ले, और कई तरह का नुकसान हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कुछ केस में जो टूल्स वगैरह जो चीज़ें डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है उनका नुकसान हो जाए इस केस में भी। और देखें जनरली जो सिक्योरिटी जो मनी रहती है वो जो भी उसकी लागत है उसका 10% निर्धारित की जाती है। सामान्यतः विभाग की ओर से ठेकेदार सप्लायर का अनुमान लाभांश 10% होता है। देखें क्या है कि जो सिक्योरिटी मनी है वो जो भी एस्टिमेशन है प्रोजेक्ट का वो उसका 10% रहता है। और जो भी जो प्रॉफिट है वो जो उसका कॉन्ट्रैक्टर का वो भी 10% ही होता है। अब ये जो फैक्ट निकल के यहाँ से आया है कि
डिपॉजिट मनी लागत कार्य का कितना होती है, वो 10%। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखते हैं प्रतिभूति, प्रतिभूति राशि कहते हैं इसको, सिक्योरिटी मनी को हिंदी में। प्रतिभूति धनराशि निर्माण कार्य की 10% लागत निर्धारित की जाती है। सामान्यतः विभाग की ओर से ठेकेदार सप्लायर का 10% होता है और लाभांश विभाग प्रतिभूति के रूप में अपने पास जमा करवा लेता है ताकि ठेकेदार वित्तीय बंधन में बना रहे। अच्छा, तो कहने का मतलब ये कि जो उसका लाभांश होता है वो ही उसकी सिक्योरिटी मनी के तौर पर वहाँ पे रहता है। यदि ठेकेदार ठेके की शर्तों के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं करता है, बीच में काम अधूरा छोड़कर भाग जाता है, विभाग को कोई वित्तीय हानि पहुंचाता है, तो उसकी सिक्योरिटी धनराशि पूर्ण अथवा आंशिक जब्त कर ली जाती है। निर्धारित समय पर संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने पर ठेकेदार द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी राशि, प्रतिभूति राशि उसे वापस कर दी जाती है, परंतु कार्य समाप्ति के 6 महीने अथवा वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद। तो कितने जो सिक्योरिटी मनी है, अगर उसने सही से काम को कर दिया है तो वो जो उसकी मनी तो वापस कर दी जाएगी, लेकिन जो 6 महीने के बाद की जाएगी, या फिर एक जो रेनी सीज़न है उसके बाद में। ये हो सकता है उसकी जो उसके द्वारा जो काम किया गया है उसकी क्वालिटी को चेकआउट करने के लिए इतना टाइम लिया गया हो। नेक्स्ट क्या है, चालू भुगतानों से प्रतिभूति जमा की कटौती करना। कार्य की एस्टिमेट लागत के अनुसार कुल देय राशि 10% एक मुश्त अग्रिम जमा करने में ठेकेदार को दिक्कत आती है और उसकी कार्य पूंजी फंस जाती है। अतः निर्माण कार्य की प्रगति पर ठेकेदार को समय समय पर दिए गए चालू भुगतानों से ये धनराशि किस्तों में काट ली जाती है। कहने का मतलब ये कि गाइस, जब कॉन्ट्रैक्टर इतना अमाउंट 10% जब डिपॉजिट कर देता है तो वो जो उसकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो इस सिचुएशन में नहीं होता कि वो बगैर पेमेंट लिए उस काम को कंप्लीट करवा सके। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, डिपार्टमेंट उसको कुछ टाइम पर एक इंटरवल पर कुछ अमाउंट दे देता है और उस अमाउंट, जो भी अमाउंट उसने दिया, तो वो अमाउंट जो उसने सिक्योरिटी मनी के तौर पर जो जमा किया होता है उसमें से कटता रहता है। ये है इसका मतलब। सामान्यतः प्रत्येक चालू बिल से 10% प्रतिभूति जमा काट के रूप में ली जाती है। अब देखें ठेका देने की जो कॉन्ट्रैक्ट जो अलॉटिंग होती है वो किस तरह से उसके प्रोसीजर है, इसको देखते हैं। ठेका देने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाती है। प्रदेश सरकार के विभागों में ठेके राज्यपाल महोदय की ओर से और केंद्र सरकार के विभागों में प्रेसिडेंट की ओर से दिए जाते हैं। तो अब ये एक फैक्ट यहाँ पे निकल के आया कि प्रदेश सरकार के जो विभागों में जो ठेके होते हैं वो किसके नाम से होते हैं, वो गवर्नर के नाम से, और इसी तरह से अगर सेंटर में है तो वो प्रेसिडेंट के नाम से होंगे। अब क्या है, पहले एक कॉन्ट्रैक्ट, पहला जो स्टेप है ठेके के अनुबंध पत्र तैयार करना। कॉन्ट्रैक्ट के लिए
जो पेपर वर्क होता है और टर्म्स एंड कंडीशन का, उसको तैयार करना। और टेंडर का निविदा सूचना नोटिस जिसे कहते हैं, नोटिस का जो परफॉर्म है प्रारूप तैयार करना। नोटिस के लिए इन्विटेशन देना, निविदाएं आमंत्रित करना, निविदाएं टेंडर खोलना तथा स्वीकार करना, अनुबंध करना तथा ठेका देना। अब पहला क्या है, प्रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स। ये कैसे करेंगे, इसके अंतर्गत निम्न पत्र तैयार किए जाते हैं। प्रस्तावित कार्य की पूर्ण ड्राइंग व नक्शे जिनमें सभी आवश्यक डायमेंशन दर्शाई गई है। विभिन्न मदों की परिमाण सूची, कार्य संबंधी विभागीय विशिष्टियाँ, ठेके के सामान्य नियम व शर्तें, ये नियम दिए गए हैं। ड्राफ्टिंग नोटिस क्या है, निविदा सूचना का प्रारूप बनाना। ड्राफ्टिंग टेंडर नोटिस, निविदाएं आमंत्रित करने के लिए प्रदेश के मुख्य समाचार पत्रों में ज्ञापन दिया जाता है। विज्ञापन जारी करने से पहले निविदा सूचना के प्रारूप तथा ठेके के अन्य प्रलेखों पर आधिकारिक अभियंता की स्वीकृति आवश्यक है। यदि कार्य की लागत अधिशासी अभियंता के टेंडर स्वीकार करने के अधिकार से बाहर है तो सभी पत्र और प्रारूप सक्षम अधिकारी के पास भेजकर अनुमोदित कर लिए जाते हैं, मतलब इजाज़त ली जाती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभिन्न अधिकारियों के टेंडर स्वीकार करने के अधिकार वित्तीय हस्त पुस्तिका में दे रहे हैं। बड़े तथा महत्व के निर्माण कार्यों के ठेके की शर्तें राज्य के विधि विभाग से संपर्क करके तैयार की जाती हैं। देखें क्या है, जो हम नोटिस जारी जो कर रहे हैं टेंडर का, उसमें कौन कौन सी जानकारियाँ देना ज़रूरी रहता है। कार्य का नाम क्या है, संक्षिप्त विवरण, स्थिति, कार्य का परिमाण व अनुमानित लागत, निविदा जारी करने वाले अधिकारी का नाम व पता, कार्य पूर्ण करने की अवधि, कार्यालय का नाम तथा समय जहां पर इच्छुक ठेकेदार ठेके के प्रपत्र व नक्शे देख सकते हैं तथा कार्य संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेंडर फॉर्म का निर्धारण मूल्य तथा उसका प्राप्ति स्थान। फॉर्म डाक से मंगवाने के लिए अतिरिक्त मूल्य की वेबसाइट से भी नकल किए जा सकते हैं। टेंडर फॉर्म प्राप्त करने तथा भरे हुए फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथियां व समय, टेंडर जमा करने की अवधि, प्रायः पत्रों के प्रथम सूचना प्रकाशित होने से 1 मास ली जाती है। विशेष परिस्थितियों में अल्पकालीन निविदाएं, शॉर्ट टेंडर भी निकाले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोई डिपार्टमेंट जो टेंडर निकालता है तो विदिन 1 मंथ के अंदर जो निविदाएं हैं वो लेता है। और कुछ ऐसे भी टेंडर होते हैं जो शॉर्ट नोटिस के लिए भी निकाले जाते हैं, जिनका टाइम कम होता है। अर्नेस्ट मनी, धरोहर राशि जो टेंडर के साथ देय है।
तथा किस रूप में मान्य होगी। नकद बैंकों को की सर्वाधिक जमा रसीद, राष्ट्रीय बचत प्रपत्र आदि। सिक्योरिटी डिपॉजिट का उल्लेख, ये गाइस हम बात कर रहे हैं एक्चुअली जो जब नोटिस निकाला जाता है टेंडर का, तो कौन कौन सी वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो उस पर कौन कौन सी जानकारियाँ हैं जो नोटिस पर मेंशन रहती हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट का उल्लेख, निविदाएं खोले जाने की तारीख, समय व स्थान, इस तिथि को गजेटेड छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अन्य विवरण तथा शर्तें टेंडर विभाग द्वारा निर्धारित एक मुद्रित प्रपत्र पर ही मान्य है। अब दोहरी लिफाफा पद्धति पर निविदाएं होती हैं। निविदाएं सील्ड आमंत्रित की जाती हैं। जो निविदाएं हम मांगते हैं कॉन्ट्रैक्टर से, सील्ड होती हैं। खुली, अस्पष्ट, कटी-फटी तथा तार द्वारा भेजी गई निविदाओं पर विचार न होगा। टेंडर उपस्थित टेंडर दाताओं के सामने खोले जाएंगे। यदि उस समय कोई भी ठेकेदार उपस्थित नहीं है तब भी प्रक्रिया रोकी नहीं जाएगी। कहने का मतलब है कि जब टेंडर उस टाइम खोला जाएगा जब ठेकेदारों को बुलाकर टेंडर दाताओं, जो टेंडर एक्चुअली जो दे रहे हैं टेंडर, और उस टाइम पर जो भी टेंडर लेने वाले वो मौजूद होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बाई चांस कोई ठेकेदार उस टाइम पर मौजूद नहीं होता है तो जो प्रोसीजर है टेंडर देने का उसको रोका नहीं जाएगा। किसी भी अथवा सभी टेंडर बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार विभाग को है, परंतु सक्षम अधिकारी को फाइल में इन कारणों का उल्लेख करना होगा। अब क्या है गाइस, देन है इनवाइटिंग टेंडर, निविदाएं आमंत्रित करना। ठेकेदारों तथा आम जनता की सूचनार्थ निविदाएं सरकारी गजट या प्रदेश के 2 मुख्य समाचारों में प्रकाशित की जानी चाहिए। निविदा सूचना की प्रति कार्यालय के सूचना पट पर भी चिपका देनी चाहिए। तो गाइस हम बात कर रहे हैं कि जब हम टेंडर के लिए इनवाइटिंग कर रहे हैं तो हमें क्या तरीक़ेकार अपनाने चाहिए। तो जो भी स्टेट के हमारे जो मेन न्यूज़पेपर हैं उनमें हमें पब्लिश करवाना चाहिए टेंडर के लिए, और जो सरकारी जो गजट है उनमें भी। खंड कार्यालय में पंजीकृत ठेकेदारों को निविदा सूचना डाक द्वारा भेजी जाती है। 20,000 रुपये से अधिक लागत के कार्यों के लिए टेंडर दाखिल करने के लिए 1 मास का समय दिया जाता है, परंतु आवश्यकता होने पर अल्पकालीन निविदाएं भी आमंत्रित की जाती हैं जिनके लिए 1 मास है। कहने का यह है कि अगर जो 20,000 से अगर ऊपर का जो प्रोजेक्ट है वो अमूमन एक समय का 1 मास 1 महीने का समय दिया जाता है, लेकिन टेंडर शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। निविदाएं पूर्व निर्धारित तिथि में निश्चित समय तक प्राप्त की जाती हैं तथा तार द्वारा भेजे गए टेंडर अथवा विलंब से प्राप्त सूचना निविदाओं पर कोई विचार न होगा और न ही विषय पर कोई पत्र व्यवहार तर्कसंगत है। यदि 3 से कम निविदाएं प्राप्त होती हैं तो इनका पूर्ण नहीं जाएगा। और तो गाइस कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 3 से कम निविदाएं मिलती हैं तो
इनको दोबारा से इनविटेशन के लिए निकाला जाएगा। तो अब जो फोर्थ स्टेप है वो है निविदाएँ खोलना और स्वीकार करना। जब हमारे पास जो निविदाएँ आ जाती हैं तो हमारा क्या रहता है, उनको खोलते हैं और एक्सेप्टेंस का प्रोसीजर होता है। इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है। जो टेंडर निविदा सूचना के अनुसार प्राप्त नहीं होते हैं उन्हें तत्काल रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे टेंडर का निर्धारित प्रपत्र पर न होना, इसे खुला हुआ पेश करना, निर्धारित धरोहर धनराशि समय पर सही ढंग से जमा न करना, टेंडर का निर्धारित समय के बाद प्राप्त होना व ठेकेदार द्वारा अपनी मनमानी व इच्छित शर्तों पर टेंडर भरना आदि। विभागीय व्यवस्था के अनुसार 5,000 रुपये तक की सड़क गिट्टी की पूर्ति के लिए अधिशासी अभियंता धरोहर राशि जमा करने की शर्त को शिथिल कर सकते हैं और 10,000 रुपये तक के निर्माण कार्यों के लिए केवल उसी ठेकेदार से धरोहर राशि ले सकते हैं जिसका टेंडर स्वीकार कर लिया गया है। टेंडर खोलने वाला अधिकारी एक टेंडर खोलता है, उसमें लिखी दरें बोलकर सब उपस्थित ठेकेदारों को सुनाता है। फिर ये दरें एक तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टेटमेंट पर चढ़ा ली जाती हैं। इस तुलनात्मक विवरणी नीचे टेंडर खोलने वाला अधिकारी निम्न प्रमाण पत्र पर अंकित करता है। टेंडर अमुक तिथि समय, ये जो एक लिस्ट बना ली जाती है बेसिकली जब टेंडर खोले जाते हैं और उनका कंपैरिजन करने के लिए कि किसने किस तरह की बोली लगाई है उस प्रोजेक्ट के लिए। अमुक निविदा दावताओं की उपस्थिति में खोले गए तथा बोलकर लिखवाए गए। इस पत्र पर उपस्थित ठेकेदारों को भी हस्ताक्षर कर लेने में चाहिए। यदि अधिशासी अभियंता सक्षम है तो सबसे कम दरों वाले टेंडर को स्वयं स्वीकृति दे देगा। यदि न्यूनतम दरें देने वाले ठेकेदार की कार्यक्षमता पर्याप्त नहीं है तब अथवा उसके ठेकों की संपूर्ति संतोषजनक नहीं है तब उसका टेंडर निरस्त करके उससे ऊपर वाले व्यक्ति को टेंडर दिया जा सकता है। इस दिशा में सक्षम अधिकारी को ठोस आधार पर ही निर्णय लेना चाहिए। जब टेंडर में दी गई विभागीय, कहने का मतलब ये है कि बस उमूमन ये होता है कि जो जिसने सबसे कम बोली लगाई होती है उसको दे दिया जाता है, लेकिन अगर जो सब्जेक्टेड जो अधिकारी हैं जब वो ये पाते हैं कि ये जो ठेकेदार कैपेबल नहीं है तो ये दूसरे को भी दे सकते हैं। अब क्या है अनुबंध 5वीं स्टेप। अब जब कॉन्ट्रैक्ट अलॉटमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट का किया जाता है, टेंडर स्वीकार हो जाने पर ठेकेदारों को निर्धारित अवधि के भीतर अपने व्यय पर ठेका अनुबंध करना होता है। इसमें एक पार्टी अधिशासी अभियंता, दूसरी पार्टी वो स्वयं ठेकेदार होता है। ठेके के अंतर्गत आवश्यक प्रपत्र, स्टाम्प पेपर, कोर्ट स्टाम्प का कोड यह ठेकेदार को व्यय करना पड़ता है। ठेका देते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि ठेकेदार
उस कार्यालय के किसी अधिकारी किसी प्रकार से संबंधित न हो और विभाग के किसी अधिकारी का इस ठेके से कोई व्यक्तिगत स्वार्थ न हो। अब ये गाइस कुछ टर्म्स हैं, ठेका देने की शर्तें हैं। तो ये गाइस ये कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई हैं कि जो अब जिस भी ठेकेदार को ठेका मिल गया है वो किस तरह से कुछ यहाँ पे उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं किस तरह से उसको एग्जीक्यूट कराना है, कार्य करवाना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मजदूरी है ठेकेदार द्वारा अपने श्रमिकों को पूर्व निर्धारित अवधि पर उचित श्रमिक दरों पर भुगतान करेगा और उनकी न्यूनतम मजदूरी कानून के अंतर्गत दरों से कम नहीं होना चाहिए। कि जो लेबर जो शोषण वगैरह का एक्चुअली जो है उस लेबर का शोषण नहीं होना चाहिए और जो मिनिमम वेज जो तय की गए उसके अनुसार श्रमिक सुविधाएं ठेकेदार अपने श्रमिकों के कार्यस्थल के निकट ठहरने की उचित व्यवस्था करेगा और इनके राशन पानी का प्रबंध करेगा और सुरक्षा भी देगा। क्षतिपूर्ति यदि मजदूर के निर्माण कार्य में कोई शारीरिक क्षति पहुंचने पर ठेकेदार को श्रमिक कल्याण कानून के अनुसार क्षतिपूर्ति करनी होगी। दोषपूर्ण कार्य ठेकेदार अपने व्यय पर निर्माण कार्य के सभी दोषों को ठीक करेगा और आवश्यकता होने पर दोष को भाग को गिराकर पुनर्निर्माण कराएगा। विलंब दंड लेट होता है तब भी वाद विवाद तो आज के क्लास में गाइस इतना ही। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा है कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स।